एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 के लिए जीके, जीएस और करंट अफेयर्स का जो प्रैक्टिस सेट है उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम जो 25 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग यह हमारा प्रैक्टिस सेट होगा। यानी कि जैसा आपका सिलेबस है, जो आपका सिलेबस है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यह सेट आपका चलाया जाएगा। इससे पहले हमने ग्राम समाज एवं विकास का प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू किया था। उसमें हमने 7 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को अभी तक कवर कर लिया है। तो अभी तक अगर आपने हमारा जो ग्राम समाज एवं विकास का प्रैक्टिस सेट वाला जो सीरीज है उसको अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो उसको आप ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। उसकी जो प्लेलिस्ट है, मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है। उस प्लेलिस्ट में आपको एक ही जगह पर 7 वीडियोज़ मिल जाएंगे तथा सुबह आपको ग्राम समाज एवं विकास का जो प्रैक्टिस सेट वो मिलेगा और शाम में आपको मिलेगा जीके, जीएस और करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट। हमारा इसमें लक्ष्य रहेगा जितने 25 प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें से 23 का सही सही उत्तर देना। तो आपको बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक इस सेट को लगाना है और लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना है कि इस जीके, जीएस और करंट अफेयर्स का जो सेट हमारा है इसमें आपका कितना सही हो पा रहा है। आपका स्कोर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, इस तरह से 25 नंबर की तैयारी हम कर रहे हैं किसकी, जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की, और 25 नंबर जो आपके हैं वो किसमें, तो ग्राम समाज एवं विकास के, उसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। बाकी आपका जो 25 नंबर बच गया है जो सामान्य हिंदी का होगा उसको भी हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कवर करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मैथ्स की जो क्लास है हमारे द्वारा नहीं पढ़ाई जाती है, तो मैथ्स के अलावा बाकी जो भी आपके सिलेबस में चीज़ें दी गई हैं उनको हम कंप्लीट करवाएंगे। तो आपको बिना किसी चिंता के हमारे चैनल को फॉलो करते रहना, क्योंकि कंप्लीट जो मटेरियल है आपको यहाँ पे उपलब्ध करवा दिया जाएगा जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है। अभी तक मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। लगभग ग्राम समाज एवं विकास तो मैंने कंप्लीट ही करवा दिया है। अगर आपको ग्राम समाज एवं विकास का डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो हमारे प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर लीजिएगा, ग्राम समाज एवं विकास वाले। उसमें आपको कंप्लीट A to Z जो आपका सिलेबस में मेंशन है आपको चीज़ें मिल जाएंगी। योजनाओं को तो मैंने बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, क्योंकि योजनाएं तो आपके एग्जाम में बहुत सारी पूछी जाएंगी। तो अगर आपको योजनाओं में कन्फ्यूजन है तो हमारा वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। जो प्लेलिस्ट में जो भी वीडियो आपको योजनाओं के मिलेंगे कम से कम आप उनको देख लीजिएगा। डेफिनेटली मैं आपसे वादा करता हूँ कि उन सभी वीडियोज़ में से आपसे बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तथा जीके, जीएस के भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हो गए, उसके अलावा बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज भी मैंने चलाई हुई है। तो कंप्लीट जो भी आपका सिलेबस मेंशन है उसको तो हम अभी तक हमने कंप्लीट करवा दिया आधा से ज़्यादा। अब हम पढ़ना स्टार्ट क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट को। तो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप अपनी तैयारी को आंकिएगा कि आपकी जो तैयारी है किस लेवल की हो गई है। तो आज ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है। आइए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, करंट अफेयर्स का है यह। वर्ष 2021 में, यहाँ पे तीसरा प्रश्न डायरेक्ट आ गया क्या, यहाँ पे पहला प्रश्न यहाँ पे है। और हाल ही में 52वां फिल्म महोत्सव का जो आयोजन है कहाँ पर किया गया, आपसे पूछा जा रहा है कि जो 52वां फिल्म महोत्सव है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, करंट अफेयर्स का यह प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपका जो 52वां फिल्म महोत्सव था इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, तो गोवा में। आप याद कर लीजिएगा, गोवा में आपका आयोजित किया गया था 52वां फिल्म महोत्सव। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही है। आपको बताना है कि वर्ष 2021 का जो T20 विश्व कप था उसको किस देश ने जीत लिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने जो है अपना पहला T20 विश्व कप जीता, किसको हराकर, तो फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया ने जो है अपना पहला T20 विश्व कप जीता, फाइनल में किसको हराकर, तो फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर। तो ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। तथा 2021 का जो यह T20 विश्व कप है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो इसका जो आयोजन था वो किया गया था ओमान और यूएई में। आप इसे याद कर लीजिएगा, ओमान और यूएई में जो है इसका आयोजन किया गया था। तथा इसका जो फाइनल था, इस मैच का जो फाइनल खेला गया था आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य, जिसमें फाइनल में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर जो आपकी ऑस्ट्रेलिया टीम थी उसने
यह सीरीज अपने नाम कर ली, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। स्टार्टिंग में 2021 में जो है इसका आयोजन किया जाना था कहाँ पर, तो इसका आयोजन स्टार्टिंग में किया जाना था आपका भारत में, लेकिन कुछ कारणों के चलते इसका जो आयोजन था वह भारत में नहीं किया गया और बाद में जो है इसका आयोजन यूएई में रखा गया था करना। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और वर्ष 2021 में कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार प्रदान किया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वर्ष 2021 में टोटल कितने खिलाड़ी हैं जिनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो टोटल 12 खिलाड़ी हैं जिनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार प्रदान किया गया था। हाल ही में जो आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया था, तो इसे आप याद रखिएगा। तथा 2021 के लिए टोटल 12 खिलाड़ी हैं जिनको यह पुरस्कार दिया गया था। आइए इनके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको 12 खिलाड़ियों की लिस्ट मिल जाएगी। इनका नाम, इनका खेल आपको याद रखना है। आपसे डेफिनेटली डायरेक्टली एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। तो आइए देख लेते हैं। नीरज चोपड़ा को आपको पता होगा, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। किसमें? तो जेवलिन थ्रो में, तो ये एथलेटिक्स से संबंधित है। रवि कुमार ये कुश्ती से संबंधित है। लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी से संबंधित है। और PR श्रीजरेश हॉकी से संबंधित है। अवनी लखेरा ये पैरा शूटिंग से संबंधित है। और सुमित अंतिल आपके पैरा एथलीट हैं। उसके अलावा आपके प्रमोद भगत आपके पैरा बैडमिंटन हैं। उसके अलावा कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन। उसके बाद मनीष नरवाल पैरा शूटिंग। मिताली राज क्रिकेट से संबंधित है। सुनील छेत्री फुटबॉल से। और आपके मनप्रीत सिंह आपके हॉकी से संबंधित है। ये टोटल आपके हो गए लोग जिनको जो है इस वर्ष 2021 के लिए दिया गया है आपका क्या, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके अलावा जो अर्जुन पुरस्कार है 2021 में कितने लोगों को दिया गया? तो अर्जुन पुरस्कार टोटल 35 लोगों को दिया गया 2021 में। तो इसे भी आप याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पे आपसे पूछा गया उत्तर प्रदेश का हाल ही में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया था, तो इसकी कुल लंबाई आपसे पूछी गई है कितनी है? लगभग में यहाँ पे आंसर आपका दिया गया, तो आपको लगभग के हिसाब से आंसर बताना है। बताइए जल्दी से इसका आंसर। तो हाल ही में आपको पता होगा 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सुल्तानपुर जिले के करवल खीरी से, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, ये लोकेशन सुपर इंपॉर्टेंट है, यूपी करंट अफेयर्स का यह प्रश्न है। तो सुल्तानपुर में एक जगह है जिसका नाम है करवल खीरी, ये लोकेशन सुपर इंपॉर्टेंट है, करवल खीरी। इसी करवल खीरी नामक जगह से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया गया। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे एग्जैक्ट फिगर की अगर हम बात करें तो 341 किलोमीटर कुल लंबाई है, तो इसके आसपास कौन सा आंसर आपका है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 350 वाला, मान के चलिए लगभग 350। तो अगर लगभग में आंसर आपका पूछे थे जो सबसे नज़दीक का आंसर हो उसको आप लगा करिए। वहीं अगर आपको एग्जैक्ट फिगर याद हो तो एग्जैक्ट फिगर के अकॉर्डिंग आप इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जैक्ट फिगर भी यहाँ पे लिख दिया है, लगभग एग्जैक्ट इसकी कुल लंबाई है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की 341 किलोमीटर, तथा इसका उद्घाटन किया गया था 16 नवंबर 2021 को सुल्तानपुर जिले के करवल खीरी नामक स्थान से। किसके द्वारा किया गया? तो किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तथा यह जो 341 किलोमीटर लंबा आपका पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, ये कहाँ से कहाँ तक है? तो लखनऊ से। कहाँ से? तो लखनऊ से आपका गाजीपुर तक है आपका पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। तो इसके बारे में अब आपको याद रखना है। इन दोनों के बीच में कौन कौन से जिले आएंगे? तो लखनऊ हो गया, बाराबंकी हो गया, अमेठी हो गया, अयोध्या हो गया, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। तो इन लखनऊ से गाजीपुर के मध्य आपका है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा ये यूपी का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का प्रश्न है। जो भी डिटेल इससे बन सकती थी मैंने आपको बता दी है। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको बताना है COP26 में भारत ने किस वर्ष तक शून्य यानी कि जीरो इमिशन का लक्ष्य रखा है? आपसे पूछा गया, यानी कि भारत के द्वारा जो जीरो इमिशन का लक्ष्य है यह कब तक रखा गया है? COP26 में। COP26 का आयोजन हाल ही में 2021 में किया गया था। तो आप याद रखिएगा, नेट जीरो इमिशन का जो भारत का लक्ष्य है वो रखा गया 2070 तक। तो आप इसे याद रखिएगा, 2070 तक जो है भारत का लक्ष्य है कि वह शून्य उत्सर्जन करेगा, यानी कि नेट जीरो इमिशन करेगा। तो आप इसे याद रखिएगा 2070। वहीं COP26 का आयोजन कहाँ पर किया गया था?
तो स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में। कहा? तो इस स्कॉटलैंड के शहर जो ग्लासगो है वहीं पे किया गया था आपका COP26 का आयोजन। तो इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये सभी आपके 5 प्रश्न करंट अफेयर्स के प्रश्न थे, इनको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार। बढ़ते हैं हम जीएस और जीके के प्रश्नों की तरफ। तो पहला प्रश्न आपके सामने है और यूपी जीके का यह प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ पर विज्ञान नगरी अवस्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। तो आपकी जो विज्ञान नगरी है कहाँ पर मिलेगी? तो विज्ञान नगरी आपको मिलेगी लखनऊ में। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है 100% सही जवाब हो जाएगा। लखनऊ में आपको मिलेगी विज्ञान नगरी, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है और निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की है? आपको बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, बाल गंगाधर तिलक ने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा। वहीं आपके जो तीनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमारे लीडर थे, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस और गोपाल कृष्ण गोखले, इन तीनों ने जो है INC यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इनके बारे में आइए देख लेते हैं कब कब इनके द्वारा अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जब आपका शुरू हुआ था कौन सा मूवमेंट? तो जब आपका शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन के दौरान एक विशेष सत्र बुलाया जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता में वर्ष 1920 में। तो इसी विशेष अधिवेशन की जो अध्यक्षता है जो कलकत्ता में 1920 में बुलाई गई होती है, उसकी अध्यक्षता आपके करते हैं लाला लाजपत राय। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 2 इंपॉर्टेंट सेशन की अध्यक्षता की गई थी। एक सेशन आपका कौन सा था? तो एक सेशन था आपका 1938 का। 1938 में कहाँ पर हुआ था? तो 1938 में हरिपुरा में एक सेशन हुआ था किसका? कांग्रेस का। तो इसकी अध्यक्षता की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और इसके बाद एक सेशन और होता है 1939 में, जिसको हम त्रिपुरी सेशन के नाम से जानते हैं, और इसको त्रिपुरी को हम त्रिपुरी संकट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसी त्रिपुरी सेशन के दौरान ही जो आपके सुभाष चंद्र बोस थे, इन्होंने कुछ मतभेदों के चलते जो है कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरी में मतलब स्टार्टिंग में जो आपके सुभाष चंद्र बोस थे वे 1939 के त्रिपुरी सेशन के अध्यक्ष बनाए जाते हैं, किंतु कुछ मतभेद के चलते इन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। और जैसे ही ये इस्तीफा देते हैं, इनके स्थान पर अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला जो है आपके गोपाल कृष्ण गोखले, ये कौन से सेशन में आपके INC के चेयरमैन थे? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। बनारस अधिवेशन जो होता है आपका 1905 में, 1905 का जो आपका बनारस अधिवेशन होता है, उसी अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, भूलने नहीं है। आपको बताना है विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहां पर है? तो विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहां पर है? तो स्विट्जरलैंड में आपको मिलेगा विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी स्थापना जनवरी 1971 में की गई थी। क्लास शॉब इसके फाउंडर हैं और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कोलोंजी स्विट्जरलैंड में। आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, दिन और रात की अवधि बराबर होती है जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, कहां पर? आपको बताना है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिन और रात की अवधि बराबर होती है जब सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं आपकी भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर। आपको बताना है भारत में पहला नगर निगम कहां पर स्थापित किया गया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है? मद्रास में। मद्रास में भारत का पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा, मद्रास। अगला प्रश्न आपके सामने है, बंगाल विभाजन को किस वर्ष में रद्द कर दिया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री के आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो टॉपिक है आपके सिलेबस में दिया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बंगाल का विभाजन है यह किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था। इस प्रकार का प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, वर्ष 1905 में 16 अक्टूबर वर्ष 1905 में आपका बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। किसके द्वारा? तो लॉर्ड कर्जन उस समय क्या था? तो कर्जन उस समय आपका गवर्नर जनरल था, सॉरी उस समय वायसराय था, वायसराय का पद उस समय आ गया था। 1857 की क्रांति के बाद जो गवर्नर जनरल का पद था उसको समाप्त करके वायसराय कर दिया गया था। तो उस समय वायसराय था आपका कौन? तो
कर्जन था वायसराय, तथा कर्जन के द्वारा ही आपका 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। वहीं बंगाल विभाजन को किस वर्ष में रद्द कर दिया जाता है? तो बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है 1911 के दिल्ली दरबार में। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, 1911 में जो दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है, उसी दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। तथा इसी दिल्ली दरबार में जो भारत की राजधानी थी उसको कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की बात कही जाती है, और फाइनली 1912 में जो भारत की राजधानी है वह दिल्ली बन जाती है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी क्या है? तो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो रखी गई है आपकी 30 वर्ष। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है और लोकसभा के लिए आपका न्यूनतम आयु सीमा है 25 वर्ष। तो फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत इसमें से कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो इसमें से आपका सौर ऊर्जा हो गया, बायोगैस हो गई और वायु ऊर्जा, ये तीनों आपके नवीनीकृत ऊर्जा के स्रोत है। लेकिन आपका जो पेट्रोलियम है यह अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है, क्योंकि यह जल्दी बनाया नहीं जा सकता। जल्दी यह हमसे अगर यह खत्म हो जाएगा स्रोत तो यह बहुत लंबा समय लेगा, पुनः प्राप्त होने में इसको बहुत लंबा समय लगेगा। इसी कारण से इसको हम बोलते हैं अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पेट्रोलियम आपका अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है। सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान आपका मासिन राम है, यह कहाँ पर स्थित है? तो मासिन राम जो सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान आपको मिलेगा मेघालय में। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, मेघालय। आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, किम्बर्ले और प्रिटोरिया क्यों फेमस हैं? इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको बताना है कि जो किम्बर्ले और प्रिटोरिया है ये दोनों स्थान जो हैं क्यों फेमस हैं। तो किम्बर्ले और प्रिटोरिया दोनों आपके हीरे के उत्पादन के लिए फेमस है, हीरे की खाने हैं। आप इसे याद कर लीजिएगा। अफ्रीका में आपको मिलेंगे ये दोनों हीरे की खाने, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। हीरा उत्पादन के लिए फेमस है आपकी किम्बर्ले और प्रिटोरिया। इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर आपसे पूछा गया है। तो एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो फिलीपींस के मनीला में आपको मिलेगा एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहां पे बिल्कुल सही है। मनीला में आपको मिलेगा एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर। ऑप्शन आपका सी यहां पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में सर्वाधिक खारे पानी मतलब सबसे बड़ी खारे पानी की झील आपसे पूछी गई है, कौन सी है? तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील भारत में आपकी कौन सी है? तो इसमें से आपकी जो आपकी सांभर लेक है, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। जो आपकी यहाँ पे सांभर झील है यह सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तो आप इसे याद रखिएगा। और सांभर कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। वहीं इसमें से सांभर राजस्थान में है। और वुलर झील कहाँ पर है? तो आपकी जो वुलर झील है आपको कहाँ पर मिलेगी? तो वुलर झील आपको मिलेगी जम्मू कश्मीर में। तथा यह जो आपकी है यह मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की, तो आप इसे याद रखिएगा। तथा आपकी जो वुलर झील है यह गोखुर झील का एग्जाम्पल भी है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। वहीं आपका जो लोनार झील है यह महाराष्ट्र में मिलेगी। लोनार झील जो है आपकी कहाँ पर है? तो आपकी जो लोनार झील है यह महाराष्ट्र में आपको मिलेगी। इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आपकी जो चिल्का झील है यह मिलेगी उड़ीसा में। अब चिल्का झील क्यों फेमस है? तो आपकी जो चिल्का झील है यह भारत की सबसे बड़ी तटीय सबसे बड़ी कोस्टल झील है जो आपको मिलेगी उड़ीसा में। तीन चारों झीलों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे आपसे पूछा गया स्वराज पार्टी का गठन जो है कब किया गया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप याद कर लीजिएगा। इस प्रकार से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको पता होगा कि जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था इसको कुछ कारणों से 1922 में वापस ले लिया गया था, जिससे कुछ लीडर जो थे वे नाराज हो गए थे। तथा उन्हीं नाराज लीडरों में दो लीडर आपके थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। तो इन दोनों लीडरों के द्वारा ही आपका स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। तो यह जो आपकी स्वराज पार्टी जिसका गठन किया गया था जनवरी 1923 में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जनवरी 1923 में असहयोग आंदोलन की विफलता के पश्चात जो है जनवरी 1923 में और इलाहाबाद में, लोकेशन आप याद देखिएगा कहाँ पर, इलाहाबाद में जो है आपका स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। किसके द्वारा? तो सी.आर. दास। किसके द्वारा? तो सी.आर. दास यानी कि चित्तरंजन दास के द्वारा और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। और इस स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे?
तो इस स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे आपके सीआर दास अध्यक्ष थे, और आपके मोतीलाल नेहरू कौन थे? तो वे महामंत्री थे। क्या थे? तो आपके मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के महामंत्री थे। जिसके बारे में आपको याद रखना, भूलना नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसके बारे में, योजनाओं के बारे में मैंने बहुत बार आपको पढ़ाया हुआ है, तो इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब की गई थी। इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? आपको बताना है। तो भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश वर्तमान में भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो ऑप्शन आपका डी यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय एकता दिवस आपका कब मनाया जाता है? आपसे पूछा गया यहाँ पे राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 31 अक्टूबर को आपका बर्थडे होता है किसका? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का, आयरन मैन ऑफ इंडिया जिनको हम कहते हैं, इन्हीं का जो बर्थडे होता है भारत में हम एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। क्योंकि वर्तमान में भारत की जो स्थिति आप देख रहे हैं, हम सभी जो एक हैं वे किसके कारण हुए हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के अथक प्रयासों से ही जो भारत था वो यूनाइट हो पाया था आज़ादी के बाद। तो इसी कारण से इनका जो जन्म दिवस होता है भारत में हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 31 अक्टूबर। इसमें से वह कौन सा संगठन है जिसके द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? तो विश्व जनसंख्या रिपोर्ट को प्रकाशित करता है आपका संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, वह देश जहां शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम लागू किया गया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो शून्य आधारित बजट लागू करने वाला पहला देश आपका था यूनाइटेड अमेरिका जो था, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो था, यानी कि आपका यूएसए जो था, इसी के द्वारा शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम लागू किया गया था। तो ऑप्शन आपका ए यहां पे बिल्कुल सही है। राज्यसभा में कार्यवाहियों का संचालन कौन करता है? आपसे पूछा गया है। तो राज्यसभा की कार्यवाहियों का जो संचालन किया जाता है उपराष्ट्रपति के द्वारा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि उपराष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न आपके सामने है, चमगादड़ जो होते हैं अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उनकी उड़ने में सहायता इसमें से कौन करता है? आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक वेव की मदद से जो आपके चमगादड़ होते हैं वो रात में उड़ते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो बॉक्साइट से। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, बॉक्साइट से। दोस्तों इस तरह से सेट नंबर जो 1 हमारा था जीके जीएस और करंट अफेयर्स का, उसको हमने यहाँ पे समाप्त कर लिया है। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।